मध्य प्रदेश, राजस्थान और महाराष्ट्र में विधायकों की बाड़ेबंदी के नजारे आपने खूब देखे हैं। अब जरा इन तस्वीरों पर नजर डालिए। ग्वालियर में बीजेपी ने अपने 34 पार्षदों को दिल्ली भेज दिया है। असल बात यह है कि 5 अगस्त को सभापति तो 8 से 10 अगस्त को नगर परिषद के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष चुने जाएंगे। यही वजह है कि पार्षदों को अंडरग्राउंड किया जा रहा है। ये सिर्फ ग्वालियर में ही नहीं बल्कि कई जगह देखने को मिल रहा है। हालांकि बीजेपी इसे सामूहिकता का भाव से जोड़कर देख रही है। बीजेपी तो ये कह रही है कि सब एक साथ मिलकर घूमने कहीं जा रहे हैं, ये अच्छी बात है। सभी पार्षद या जो सदस्य जीत करके आए हैं तो एक उमंग और उत्साह है। तो इस उमंग और उत्साह में उन कार्यकर्ताओं को लगता है कि अपने नेताओं से मिलें, उनका स्नेह भी है, सबसे मिलकर के आशीर्वाद भी लोग लेते हैं। तो इसलिए नेताओं से मिलना, इसको इस रूप में नहीं देखा जा सकता। वो चाहे सिंधिया जी भी हमारे वरिष्ठ नेता हैं, नरेंद्र सिंह जी वरिष्ठ नेता हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी से लोग मिलने आ रहे हैं। जगह जगह पर अपने नेताओं के साथ खुशी का अवसर है, तो खुशी के अवसर पर मिलना, इसको किसी अन्य दृष्टि से नहीं देखा जा सकता। अभी भी अनेक लोग भारतीय जनता पार्टी के संपर्क में है और अनेक कांग्रेस के विधायक जो हैं वो ये चाहते हैं कि वो भारतीय जनता पार्टी में आकर और काम करें, पर पार्टी सब चीज़ों पर विचार करके और उस आधार पर निर्णय करती है। पर इस समय हर नेता कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी से जुड़ना चाहता है। इधर कांग्रेस ने भी अपने कुछ पार्षदों को शपथ के बाद अंडरग्राउंड कर दिया है। इतना ही नहीं, मुरैना में तो कांग्रेस समर्थक पार्षद बाउंसर्स के साथ सुरक्षा घेरे में दिख रहे हैं। वहीं भोपाल में तो जिला पंचायत चुनाव में दिग्गज नेता भी आमने सामने आ गए थे। हालांकि कांग्रेस बाड़ेबंदी पर बीजेपी को ही कोस रही है और इसे पैसों और पावर का खेल बता रही है। उनमें आपस में इतनी गुटबंदी है, आपस में लड़ाई की वजह से दर दर भटक रहे हैं, कहीं राजस्थान ले जा रहे हैं, कहीं हरियाणा में पहुंच रहे हैं। अगर आपको है, सरकार आपकी है, अत्याचार आप कर रहे हैं, दमन कांग्रेस के कार्यकर्ता नेताओं निर्वाचित प्रतिनिधियों पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार के द्वारा अधिकारियों के माध्यम से दबाव डाला जा रहा है, गिरफ्तार कराया जा रहा है, झूठे मुकदमे लगाए जा रहे हैं और फिर वही भाग रहे हैं, तो उनकी आत्मा कमज़ोर हो चुकी है। बीजेपी की बाड़ाबंदी उसके बाद है जबकि ये प्रशासन का दुरुपयोग कर रहे हैं, पुलिस का दुरुपयोग कर रहे हैं, पैसे से खरीद रहे हैं, उसके बाद भी इनको बाड़ाबंदी करना पड़ रही है। बीजेपी गुट और सिंधिया गुट, इनमें कलह है। अगर हम बात करें डबरा की, तो जिला पंचायत में ये हुआ और नगर पालिका में भी यही हो रहा है। स्थानीय चुनाव में ऐसी तस्वीरें शायद पहली बार देखने को मिल रही हों, क्योंकि दोनों दल एक दूसरे के पार्षदों को मिलाने की कोशिश कर रहे हैं। मतलब असुरक्षा का खतरा दोनों ही तरफ है। लेकिन मौजूदा सियासत की ये तस्वीर कई सवाल भी खड़े कर रही है। नमस्कार, मैं हूं शरद द्विवेदी और आज का हमारा मुद्दा है पॉलिटिक्स अंडरग्राउंड। राजनीति भूमिगत, अगर इसका शब्दानुवाद हम करें, कुछ जीत की जंग जो होती है वो बड़ी विचित्र होती है, क्योंकि वहां प्रत्यक्ष नहीं, प्रॉक्सी वॉर होता है, छद्म युद्ध आप जिसको कहते हैं। और दोनों ही जो प्रतिद्वंदी होते हैं वो दोनों इस छद्म युद्ध में निष्णात होने की, इफिशिएंट होने की, पारंगत होने की कोशिश करते हुए एक दूसरे को ललकारते हैं। इस तरह के युद्ध में जीत के बाद बॉडी लैंग्वेज वैसी नहीं होती जैसी प्रत्यक्ष युद्ध की होती है। जैसे खिलाड़ी एक जबरदस्त स्ट्रोक लगाने के बाद कहता है यस, ये नहीं होती। इसके बाद दोनों ही दलों की अगर हम बात करें तो निगाहें थोड़ी सी बचती हैं, झुकती हैं और कहता है जीत गए, हमें ही जीतना था, हम ही जीतेंगे, आगे भी हमारी ही जीत होगी। क्योंकि अंतरात्मा जो है सर, वो सबके भीतर है और अंतरात्मा हमारे इन माननीयों के भी भीतर भी निश्चित तौर पर मौजूद है। लेकिन वो शेर याद आता है दोनों ही दलों के लिए कि पीछे बंधे हैं हाथ, लेकिन शर्त है सफर, किससे कहें कि पैर का कांटा निकाल दे। अब ये जो जीत का कांटा है सर, कांटा कह लीजिए, ताज कह लीजिए, जो भी कह लीजिए, ये कमबख्त जो ना कराए कम है। और यही वजह है कि जहां सिंबल से चुनाव नहीं है, वहां ये लड़ाई
बड़ी विचित्र हो जाती है और बल्कि हमें तो याद दिलाती है महाभारत की, जहां दोनों पक्ष नैतिक होने का दावा करते हैं लेकिन एक दूसरे पर आरोप लगाते हुए युद्ध के नियम, शर्तें, तमाम मान्य परंपराओं को तथाकथित रूप से तोड़कर आगे भी बढ़ जाते हैं और उसके लिए आरोपित एक दूसरे को करते हैं। लेकिन ये राजनीति है सर, इससे आप ये ना समझें, राजनीति में ये अनादिकाल से होता चला आया है और आगे भी होगा। तो बेहतर यह है कि इसको उसी स्पोर्टी मैनर में लिया जाए और बहुत प्रवचन देने की चेष्टा न की जाए। और इसमें यही बात है कि जो बेहतरीन रणनीति के साथ आगे बढ़ेगा वो जीतेगा, लेकिन हाँ, जीत का जेस्चर वैसा नहीं होगा जैसा 2023 में आपको नजर आएगा। दोनों ही दलों को ढेरों शुभकामनाएं हैं, क्योंकि वो एक प्रत्यक्ष लड़ाई होगी और उसमें जो जीतेगा वो यस डिड इट ये कहेगा। आज इसी विषय पर हम बात करेंगे। विषय वही है, माफ़ कीजिएगा, कई बार ऐसा लगता है कि थके हुए वही सवाल हैं, थके हुए वही जवाब हैं, आरोप प्रत्यारोप का वही दौर है, लेकिन फिर भी ढूंढेंगे कुछ नए सिरे, कुछ नई कोशिशें। और हमारे मेहमानों से भी आग्रह रहेगा कि निंदा प्रतिनिंदा में न उलझकर कुछ भविष्य में झांका जाए, 2023 की तरफ देखा जाए। मिलिए उन मेहमानों से जो हमारे साथ हैं। दिनेश गुप्ता जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार, राजनीतिक विश्लेषक, बहुत स्वागत करता हूं। डॉक्टर हितेश वाजपेयी हैं, बीजेपी के वरिष्ठ नेता, नागरिक आपूर्ति निगम के पूर्व चेयरपर्सन, उनका बहुत स्वागत है। और मिथुन अहिरवार जी हैं, प्रवक्ता कांग्रेस के और बहुत ही इंटेलिजेंट युवा नेता, इंजीनियर और ख़ासतौर से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस राजनीति में, और अब तो एंकर भी आ गए हैं सर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाले, और कल हो सकता है एडिटर भी मिल जाए आपको कि आपने कहा एडिटर बताइए विश्लेषण का सिरा क्या कहता है, तो बता देगा। बहरहाल दिनेश जी, पहली टिप्पणी आपकी, फिर हम आगे बढ़ते हैं। देखिए, ये जितने भी हम घटनाक्रम लगातार देख रहे हैं, 1-1.5 महीने से लगातार एक ही तरह की तस्वीर मध्य प्रदेश में है, तो थोड़ी सी जो तस्वीर अभी जो बदली है, जो 2023 का आप जिक्र कर रहे थे, उस लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण है। क्योंकि जहां भारतीय जनता पार्टी का भी बहुमत है, जहां उसका ही बहुमत है, और इसके बावजूद जो वो उत्साह और जो कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि हम आगे सारे जो जितने भी पद नगरीय निकाय में होंगे वो उनको मिलेंगे, वो कॉन्फिडेंस कहीं नदारद है जी। कारण तो मुझे ऐसा लगता है कि एक जिस तरह का दल बदल का एक ट्रेंड हमने देखा है, उसमें कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को भी अब ये लग रहा है कि शायद ये ट्रेंड गलत है और ये कभी भी उनके यहाँ घर में भी उसी तरह की स्थिति हो सकती है। तो एक जो सतर्कता के तौर पर कि वो दूसरे का घर टूटते देखा है तो अपना तो अभी से बचाने का इंतजाम कर ले, तो मुझे लगता है कि वो थोड़ा सा सतर्कता के लिहाज से बहुत ज़्यादा है कि कोई चूक ना हो जाए, और चूक जब होगी तो फिर एक बार ऐसा होता है ना कि आपके बहुमत होते हुए यदि हाथ से निकल जाए कोई चीज़ तो बड़ी चूक होती है। और फिर ये कोई ऐसा नहीं है कि आपका विरोधी दल कुछ कर रहा है, क्योंकि पार्टी के भीतर की भी स्थितियां ऐसी हैं, क्योंकि एक अनार 100 बीमार जैसी जब स्थिति होती है तो हमें फूक फूक के कदम रखना पड़ता है। कई नेता होते हैं, उनसे सहमति बनाने की स्थिति होती है। तो ये यदि अभी इस स्टेज पर बन गई तो 23 का जब टिकट वितरण का मामला होगा तो मुझे लगता है कि वो बहुत सारा आज की स्थितियों को में यदि सुधर गई तो आगे बड़ा आसान हो जाएगा। बिल्कुल, आपने महत्वपूर्ण मुद्दा उठाया है। मिथुन जी, आपकी तरफ आने के बाद इस सवाल के साथ कि इन तमाम पहलुओं के बीच में आप भी जंग को दिलचस्प बनाने में पूरी ताकत से जुटे हुए हैं, लेकिन आगे का मैसेज आपके लिए क्या है और क्या देखते हैं आप 2023 की जंग के लिए, इस बाड़ेबंदी या तथाकथित जो भी शब्दावली प्रयुक्त की जाए इसके लिए? शरद जी, चाहे जंग हो, चाहे क्रिकेट हो, चाहे फिल्में हो, चाहे राजनीति हो, दोनों जो है दिलचस्प तभी होती हैं जब बराबरी की टक्कर होती है। आप बता नहीं सकते कि कौन जीत जाएगा। तो वो सरकार जो 15 साल से मध्य प्रदेश में शासन कर रही है, जिसको हमने 2018 में हराया, और अब अगर आप इस जंग को दिलचस्प बताते हैं और चुनाव के आंकड़े भी यदि ये कहते हैं कि हमारे बीच एक बहुत कड़ा कॉन्टेस्ट है। दिलचस्प तो है सर, जी यकीनी जी तौर वही पर दिलचस्प है, क्योंकि एक पहलवान बिल्कुल बरियल सा और दूसरा बड़ा पुष्ट हो तो वो मामला तो दिलचस्प हो नहीं सकता। तो हम कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को कड़ी टक्कर दे रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी से कई सीटें हम छीन रहे हैं, कई जगह हम जीत रहे हैं। जनता का अभूतपूर्व समर्थन यदि हमको मिल रहा है तो जंग जाहिर सी बात है दिलचस्प होनी है, और इसलिए भी दिलचस्प होनी है क्योंकि इन चुनावों को सेमीफाइनल भी बताया जाता रहा है। तो 2023 के फाइनल के पहले यदि उत्साहजनक परिणाम विपक्षी दल के लिए आ जाते हैं, वो विपक्षी दल जो कभी पक्षीय दल था, आपने जैसा कि कहा यस आई डिड इट,
बीजेपी हैड ऑलरेडी डन इट सर, बट द बीजेपी डिड समथिंग एल्स, बीजेपी ने कुछ और किया। और इस समय की जो पॉलिटिक्स है बीजेपी नॉट इन अ वेरी स्पार्कलिंग वे। हाँ सर, बड़ी नेल बाइट फिनिश थी सर 2018 सर नेल बाइट पूरी तरह आपकी तरफ नहीं झुका था जी। वो जितना आपकी तरफ झुका था स्लाइटली बीजेपी ने मिस किया था, जिसको कहते हैं फोटो फिनिश। सर बिल्कुल सहमत हूं मैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने इट डिड समथिंग एल्स आफ्टर दैट, उसके बाद उसने कुछ और किया, मैं उसकी चर्चा कर रहा था। तो अब जब मामला ऐसा है कि वो महापौर के चुनाव जहां ऐतिहासिक रूप से कांग्रेस पार्टी जीती है, चाहे वो पार्षदों के चुनाव हो, पहले से हम मजबूत हुए, तो विधानसभा में जो अनुपात हमारा उसके आधार पर आएगा उसको लेकर के हमारा कार्यकर्ता उत्साहित है। तो यही कारण है कि जनता के जो जो मुद्दे हैं वो हम उठा रहे हैं। हमने जो मैनिफेस्टो में वादे किए हैं वो हम अपनी नगर सरकारों के जरिए लगा रहे, उसको लागू कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी से अपेक्षा यही है कि एक जो कल्चर बना दिया गया है, वल्चर पॉलिटिक्स जैसा टर्म तो मैं यूज नहीं करूंगा, लेकिन ये जो रिजॉर्ट पॉलिटिक्स पर आप आ गए हैं, जिसको आपने ग्रामीण इलाकों तक भी फैला दिया गया है, तो उसकी वजह से यदि कभी ज्योति धुर्वे जी की वाइफ जी कहते हैं कि फग्गन सिंह कुलस्ते जी मुझे हरा रहे हैं, या फिर आपके जो दमोह में आपके प्रत्याशी, ये बताइए कि आप होते इस जगह तो क्या करते हैं? बीजेपी ने भी मध्य प्रदेश में 2018 में 4-5 से पीछे रहने के बाद भी ये नहीं किया था कि हम अभी जिद पे अड़ गए हैं कि सरकार हमारी बनेगी। जी श्री जी, किसी भी राजनीतिक दल के लिए ये बड़ा मुफीद होता है राजनीतिक परिस्थिति का आप फायदा उठाएं, लेकिन यदि आप परिस्थिति क्रिएट करने में लग जाएं और यदि आप उसका फिर फायदा उठाने लगें, लोकतंत्र जिसकी वजह से कमजोर होने लगे, तो यही होता है कि जैसे भारतीय जनता पार्टी में आज इनके दमोह के पूर्व जिलाध्यक्ष ने कहा है कि गोपाल भार्गव जी की जो भूमिका है, चाहे वहां जयंत मलैया जी या राम खेवलावल पटेल जी की भूमिका, वो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ रही है। तो ये आपकी पार्टी में क्यों हो रहा है? ये इसलिए हो रहा है कि इमरती जी देवी जी आती हैं, वो जाकर के सिंधिया जी के सामने परेड कराती हैं, ऐसे भी समाचार आए। आज वो सिंधिया वो मैं बिल्कुल 20 सेकंड में खत्म कर रहा हूं, अंतिम जो पॉइंट मैं कहना चाहता हूं, देखिए कैसा हो रहा है लोकतंत्र में कि इमरती देवी जी ने कभी कहा था कि कलेक्टर हमें जितवाएंगे, और आज हाई कोर्ट ने कहा है कि कलेक्टर ने एक पार्टी के प्रतिनिधि के रूप में काम किया, भाजपा के प्रतिनिधि के रूप में काम किया। तो ये जो तथ्य जब सामने आ जाते हैं तो लोकतंत्र को लेकर के चिंता होती है, लेकिन अपनी लड़ाई हम अपने कार्यकर्ताओं के माध्यम से मजबूती से लड़ते रहेंगे। डॉक्टर वाजपेयी, इस पूरे प्रसंग में जो बात दिनेश जी ने कही और उसका अपने उपसंहार में कुछ हिंट किया मिथुन जी ने भी, कि आपके यहाँ ये पूरी प्रक्रिया जो है खाटी बीजेपी के कार्यकर्ता के मन में स्वाभाविक है, देखिए उसमें उससे इनकार नहीं किया जा सकता, तो उसका भी एक उपचार, एक रिड्रेसल, उसका एक प्रॉपर ट्रीटमेंट और उसको पुनर्जीवित करके, उसको पुनर्ऊर्जावान करके 2023 के लिए तैयार करना, ये प्रक्रिया अभी से शुरू हो गई होगी तो बहुत अच्छा है, या आप सोच रहे होंगे बहुत मजबूती से आगे बढ़ने के लिए उस तरफ? देखिए सर जी, आपने शुरुआत बहुत अच्छी करी थी और ये आग्रह किया था कि अपन कोई परनिंदा नहीं करेंगे, तो रोज 8 बजे बैठ के एक दूसरे को गाली देना, पर उसके बावजूद भी आप देखेंगे कि कांग्रेस की तरफ से कोई रोड मैप नहीं आया। बीजेपी ऐसी, इमरती देवी ऐसी, सिंधिया जी ऐसे, राम खिलावन जी ऐसे, तो दमोह ऐसा, तो मतलब कुल मिला के कांग्रेस 2023 में उसी तरीके से जाएगी, आप समझ जाओ। मैं उल्टा करके देख लो इसको कि उनके पास कोई रोड मैप नहीं है। अब जो आपने अपेक्षा भाजपा से करी है, मैं बिल्कुल नई बात कहूंगा, क्योंकि आपने बहुत अच्छी बात कही है कि डिस्कशन में कुछ नई बात दर्शकों के लिए निकल के आना चाहिए। ठीक बात। तो मैं 2 दिन पहले का उदाहरण दूंगा कि हम 2023 में कैसे जाएंगे शरद जी। गडकरी जी का कार्यक्रम हुआ और आपको मैं फिर से ध्यान दिलाना चाहूँगा, उन्होंने कहा 2023 से पहले शिवराज जी को उन्होंने कहा कि यदि वो भूमि अधिग्रहण भी हो जाता है एक प्रोजेक्ट का, तो मैं 4 लाख करोड़ रुपए इन्वेस्ट कर दूंगा, ये उन्होंने कहा जी। 23 के पहले उनका कहना ये था कि मैं आपका जो दिल्ली मुंबई हाईवे का जो भोपाल से दिल्ली तक का हिस्सा है वो कंप्लीट कर दूंगा, मतलब उसका उद्घाटन कर देंगे हम कि आदमी भोपाल से दिल्ली जा सके, इंदौर से दिल्ली जा सके। तो ये हमारे टारगेट्स हैं सर, जिसकी ओर पर्वतमाला प्रोजेक्ट की तरफ जिन्होंने जो जितना हिस्सा हमारे राज्य से निकलने वाला है, आप लोगों को ध्यान होगा। फिर उसके बाद उन्होंने सारे के सारे फ्लाईओवर्स, इंदौर के करीब 10-12 फ्लाईओवर्स का उस समय प्रस्ताव आया था, और 1 दर्जन फ्लाईओवर, ये केवल इंदौर का नहीं था सब, इसमें सतना का था, सागर का था, सब पूरी सूची उन्होंने पढ़ के बताई थी। ये साफ आपको पता है शरद जी क्यों आया? आपको याद है आपने कहा था और हमने भी चर्चा करी थी कि वल्लभ भवन से इंदौर और भोपाल पास नहीं होना चाहिए जी। तो सर आपकी चर्चा में से आप देखिए शिवराज जी ने कितनी अच्छी बात को कर दिखा दिया कि उन्होंने 8-10 जो बड़े बड़े नगर हैं उन सब के प्रोजेक्ट्स एक ही जगह पर उन्होंने स्वीकृत करा लिए,
और उनकी घोषणा भी हुई है कि ये प्रोजेक्ट्स हो जाएंगे 23 तक, मतलब हम इनको कर कर चुनाव में जाएंगे। तो जो मैं बताना चाहता था कि 4 लाख करोड़ तो हम एक ही विभाग से सड़क और फ्लाईओवर्स की जहां तक बात है नितिन गडकरी जी के माध्यम से, ये कर कर हम इन 12 महानगरों का या जो बड़े नगर हैं इसका रोड मैप तैयार करके जाएंगे। अब दूसरी बात पे आ जाते हैं, प्रधानमंत्री आवास। मैं शरद जी आपसे आग्रह करूंगा एक छोटी सी आपकी यूनिट जाए और भानपुरा चौराहा, दिनेश जी आपको भी ध्यान होगा, आप निकले होंगे, जो भानपुरा का जो पीपल्स हॉस्पिटल के पहले का फ्लाईओवर है, वहाँ से आप कभी प्रधानमंत्री आवास की सर बिल्डिंग को देखिएगा। मतलब मुझे भी आश्चर्य होता है, इट इज़ अ प्राइम बिल्डिंग, वो लैंड बहुत कॉस्टली लैंड है और वहाँ पर प्रधानमंत्री आवास 12-12, 14-14 फ्लोर के सर बने हुए हैं। तो आप देखेंगे जाकर कि ये सब लोगों को चाबियाँ मिल जाएंगी, मतलब वो लगभग फिनिशिंग की ओर है। तो हम इनके सहारे जाएंगे। जब हजारों लोग अपने आवास में शरद जी जाएंगे तो ही तो लोकतंत्र सफल होगा ना सर, हमें वोट देंगे ना। हम किसी को क्या कोसें, अच्छा ये बताइए ना। तो हम ये करके जाना चाहते हैं। नल जल को लेकर हमने देखा बुरहानपुर कंप्लीट हो गया और मैं आपको बताया था, मैंने पिछली बार भी बताया था, 3 से 4 लाख परिवार प्रति माह देश में नल जल से जोड़े जा रहे हैं, 3 से 4 लाख। तो स्वाभाविक है कि इसका जो मध्य प्रदेश का हिस्सा है उसका हम 23 तक का ब्यौरा पूरा रखेंगे। दर्शकों आपके घर तक नल आएगा तो हम वोट मांगने आएंगे। चल, तो हम इन चीज़ों को लेकर रखेंगे। और अंतिम बात जिससे आपने शुरुआत ग्वालियर से करी थी, क्योंकि बहुत सारे कटाक्ष, तो उसको छोड़ दूंगा सर तो अन्याय हो जाएगा, आपकी गाइडलाइन के बाहर का है कि भाई आपने हम पर बहुत कटाक्ष कर दिए शरद जी, जबकि अभी जिस समय बात कर रहे हैं नरेंद्र सिंह तोमर जी के, उनका भोजन चल रहा है, हमारे ही पार्षद हैं, 34 हमारे हैं, 25 जो हैं वो कांग्रेस के हैं। तो ये सिकरवार साहब उन्होंने समेटा है, तो शायद 17-18 समेट पाए हैं, 6-7 अभी गायब हैं। उनको लेकर वो एक होटल में अभी बैठे हुए हैं बंद करके, तो इनकी बाड़ेबंदी से 7 गायब हैं। उपराष्ट्रपति चुनाव जो हमारा हुआ था, राष्ट्रपति चुनाव, उसमें से लगभग 19 विधायकों ने क्रॉस वोटिंग करी, 12 का तो मुकेश नायक जी ने स्वीकार किया, तो ये 12 अभी विद्यमान है। तो जो भूपेंद्र जी कह रहे हैं उसको ध्यान से सुनिए शरद जी, कि अभी भी 1 दर्जन से अधिक ऐसे सिटिंग एमएलएस कांग्रेस में हैं जिन्हें कांग्रेस बहुत पसंद नहीं आ रही है। तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कांग्रेस यदि इस पर सोचने पे आमादा नहीं है और बार बार ये कहे कि किसी ने कुछ कर दिया था, साहब आपने बार बार सिंधिया जी जैसे, लास्ट लाइन सर जी, सिंधिया जी जैसे व्यक्तित्व को प्रताड़ित किया और वो बाहर चले गए। रोज आपने बोला इसको हल्का नहीं करना चाहिए। जवाब चाहूंगा, ये जो बीजेपी का बार बार कहना होता है कि आप अपना घर क्यों नहीं संभालते हैं, आप हमारी तरफ क्यों दोषारोपण के बाण छोड़ देते हैं। कमोबेश अगर इसे तार्किक दृष्टि से देखें तो ठीक भी है, प्रलोभन मनुष्य की एक बहुत बड़ी चुनौती है, लेकिन ये सभी के लिए है, सभी राजनीतिक दलों के लिए है। आपकी पार्टी उन्मुक्त पार्टी है, आंदोलन की पार्टी है, खुली पार्टी है, लेकिन बीजेपी का मोहपाश क्या इतना गहरा है जिस भी तरह का। आखिर बीजेपी बंदूक की नोक पर तो नहीं ले जाती है आपके नेताओं को। देखिए शरद जी, ये बहुत स्वाभाविक है कि लोकतंत्र में सभी लोग अपनी जिम्मेदारियां निभाएं। तो जब कांग्रेस पार्टी विपक्ष में रह करके सरकार में रहने वाली पार्टी की निंदा करती है तो ये हमारी लोकतांत्रिक जिम्मेदारी है। लेकिन वो पार्टी जो कहती है हम डबल इंजन की सरकार है, वो यदि रोजाना कांग्रेस का नाम जपती रहती है तो ये बताता है कि आपके पास कॉन्क्रीट कुछ बताने को लिए नहीं है। इसलिए नहीं सर आपने उस सवाल पर भी आता है, लेकिन आपके पास बांध दी, अब सवाल पर आ जाइए। सवाल जवाब पर सर जी, बात दरअसल यही है कि अगर किसी को कभी लगता था कि मेरे साथ न्याय नहीं हुआ है तो भारतीय जनता पार्टी में कैसे आपको कुर्सी से उठा के पीछे बैठा दिया जाता है, वो शायद आप न्याय महसूस कर रहे होंगे। हमारी पार्टी में खुलकर आप कहते थे जिंदा हो, तो सर आपकी पार्टी ने भी राज्यसभा में क्रॉस वोटिंग की थी, उसका भी आपसे उत्तर लेंगे। रही बात मध्य प्रदेश पर ही आ रहा हूँ सर, मध्य प्रदेश में आपने जो किया, आपने लोकतंत्र की तो हत्या क्या है, आपसे क्यों नहीं सर, कौन से 12 विधायक, क्या नाम है? इसमें मेरा फिर वही प्रश्न है, मूल प्रश्न जो मैं जानना चाह रहा था, क्या उन सब की मासूमियत है? अगर आप तथाकथित रूप से आरोपित करते हैं कि लोकतंत्र की हत्या हुई, तो ये फिर वो जो लोग हैं जिनको आप आरोपित करते हैं उनके ग्रीवेंसेस भी हो सकते हैं, जैसा सिंधिया जी का विषय डॉक्टर हितेश वाजपेयी कह रहे हैं, मीडिया ने भी ये बात देखी। आखिर इसका कोई सोल्यूशन तो आप ही को निकालना है। सर जी, मेरा मानना है, मेरी पार्टी का भी यही मानना है कि कोई किसी के माथे पर बंदूक रख के तो किसी को नहीं ले जा रहा है, लेकिन सबको
गुप्त रूप से किसी रिजॉर्ट में क्यों ले जाया जाता है साहब? आए आप, जितने विधायक थे, जितने आपके विधायक थे, उनको आप रहने देते भोपाल में, आप इंदौर ले जाते, आपकी तो सब जगह, लेकिन आपको रिजॉर्ट में जब ले जाना पड़ता है, इसका मतलब ये होता है की परंपरा है। अनादिकाल की बात अलग है, लेकिन जब लोकतंत्र में आप आ जाए, सरकार में आ जाए। 1967 में जब विजय राजे सिंधिया जी गई थी दिल्ली, तो वहां भी दिल्ली के एक 5 सितारा होटल में ही रुके थे। तो देखिए, ये लोकतंत्र की परंपरा है और इसके लिए नाना प्रकार की शब्दावलियां, नाना प्रकार की चीजें, इस पर मुझे लगता है किसी की बहुत रुचि नहीं होगी। आप अपना घर क्या रोक पाएंगे जो डॉक्टर वाजपेयी दावा कर रहे हैं? और जिस तरह से क्रॉस वोटिंग से हुआ है कि 1 दर्जन विधायक कथित रूप से बहुत बेचैन और बेताब हैं, कथित रूप से, क्या आप उनको रोक पाएंगे सर? सर, कथित रूप से है, और जब अधिकृत रूप से आएगा तो उस पर भी पार्टी का जो स्टैंड है आपके सामने रखा जाएगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी से मेरा निवेदन है कि यदि आप ये कहना चाहते हैं, आपको रेपिटेशन लगेगा, मेरा निवेदन केवल इतना है कि लोकतंत्र है, सब लोग आजाद हैं। यदि आप किसी रिजॉर्ट में ले जाते हैं तो सारे संपर्क क्यों आप काट देते हैं? सर, उनसे कोई 28 उपचुनाव हुए, मैं उस पर आ जाता हूँ। 28 उपचुनाव पे मैं आ जाता हूँ। 28 सर 28 उपचुनाव में 28 उपचुनाव में कौन सा ऐसा आंकड़ा था? लक्ष्मी नारायण धर्मशाला में तो नहीं रुकवाया जा सकता सर। लक्ष्मी नारायण धर्मशाला में ना रुकवाएं, आप ताज में रुकवा दीजिए, लेकिन उनका संपर्क पूरी दुनिया से कैसे काट देते हैं? चलिए, मैं अटक रहे हैं इस विषय पर, हम अटक रहे हैं। सब जानते हैं सर, जो देख रहे हैं ना, सिकरवार साहब लेके बैठे रिसोर्ट में। बिल्कुल, ये परंपरा अभी बैठे, और दोनों दलों की बड़ी समृद्ध और सघन परंपरा है। मैं ये नहीं कहूंगा ये राजनीति की परंपरा है, बल्कि इसे दलों पर आरोपित करना, आरोपण करना कितना उचित अनुचित है दर्शकों पर छोड़िए, और वो सब समझ रहे हैं, वो सब जानते हैं। इसलिए इस विषय पर दिनेश जी मुझे आगे बताइए, यही जो मैं डॉक्टर वाजपेयी के सवाल को ही मैं आगे बढ़ाता हूं। अब ये बात बिल्कुल सही है कि भारतीय जनता पार्टी निश्चित तौर पर बड़े डेंट करने की तैयारी करेगी 2023 के पहले, और जिस तरह से क्रॉस वोटिंग ने एक संकेत, एक झलक दी है कि कांग्रेस का करीब करीब 10 से अधिक विधायकों का एक धड़ा क्रॉस वोटिंग का हिस्सा माना गया है कि वो रहा है। इन परिस्थितियों को देखते हुए अगर कांग्रेस को, आपको लगता है कि चुनाव के पहले एक और बड़ा झटका ईश्वर न करे, लेकिन अगर लगता है तो उसको रोकने की क्या तैयारी हो सकती है, और क्या रोकना संभव भी है? देखिए शरद जी, पूरी जो तस्वीर उभर रही है वो तो हम बार बार एक ही चीज़ आती है कि दल बदल की स्थितियां हैं और दल बदल है। आप देखिए कि चुनाव के लिए अब बहुत ज़्यादा वक्त नहीं है, विधानसभा चुनाव के वक्त। इस वक्त यदि किसी ने क्रॉस वोटिंग की है, वो पार्टी छोड़ के भी चला जाए, तो कांग्रेस पार्टी ऐसे लोगों को टिकट देगी ये कोई बहुत ज़रूरी नहीं है। वो छोड़ के भी जाते हैं, क्योंकि और राजनीति में रिक्तता नहीं रहती, एक जगह एक छोड़ के जाता है, दूसरा आ जाता है, और ये हर दल में होता है। जैसे हमने नगरीय निकाय के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी में भी देखा कि कटनी में आपका हो गया, तो ये बड़ी सामान्य सी चीज़ है। सबसे महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि भारतीय जनता पार्टी यदि मध्य प्रदेश को कांग्रेस मुक्त करना चाहती है, तो क्या उसका ये प्रयास सफल होगा? जिस तरह की कवायद वो कर रही है वो सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि जिस तरह का आपने सत्ता पूरी बदली है, पिछली बार भी कोशिश की, और मध्य प्रदेश पूरे हिंदी स्टेट में कम से कम वो ऐसा राज्य है जहां बिल्कुल आमने सामने की लड़ाई है। यहां कांग्रेस का नेतृत्व लगातार कमज़ोर हो रहा है, और ये जो कोशिश हम ये देख रहे हैं ना कि जो नगरीय निकाय के चुनाव में लोग छोड़कर आए, या बहुमत होने के बावजूद भोपाल में जिला पंचायत का अध्यक्ष नहीं बन पाया है, तो कहीं ना कहीं एक एक ईंट भारतीय जनता पार्टी जो है खिसकाने की कोशिश कर रही है। और यदि इसमें ये सफल हो गई तो जो आगे की राजनीति है मध्य प्रदेश में वो एक दलीय होगी, जो हम देख रहे हैं, जो तस्वीर उभर रही है। इसलिए कांग्रेस के लिए चुनौतियां ज़्यादा हैं, उसी को लेके बार बार ये होता है कि उसके लोग छोड़ के जा रहे हैं, वो घर क्यों नहीं संभाल रहे हैं, क्योंकि उनकी समस्या लीडरशिप है, और जब तक लीडरशिप स्ट्रांग नहीं होगी तो लोगों का कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। और कांग्रेस के लिए ज़रूरी ये है कि वो अपने वर्कर में कॉन्फिडेंस लाए। ये एक महत्वपूर्ण बात है, और यहाँ लीडरशिप दोनों पार्टियों के लिए इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है कि दोनों के पास मजबूत नेता है, और दोनों नेता जो हैं उनकी कार्यशैली को अगर आप देखें तो उसमें भी एक बड़ी अद्भुत समानता है। शिवराज जी पीछे मुड़कर कभी ये नहीं देखते कि कितने लोग उनके साथ चल रहे हैं। वो एक कॉल उठाते हैं, एक प्रतिज्ञा करते हैं कि इस चुनाव में इतनी रैलियां कर डालनी है। वो ये नहीं देखते कि मेरी पार्टी के तमाम वरिष्ठ नेता, क्योंकि यहाँ से कई चुनौतियाँ भी पैदा होती हैं। कमलनाथ जी भी चूँकि एक तो हायरकी में बहुत आगे हैं पार्टी की, वो भी पीछे मुड़कर देखना पसंद नहीं करते हैं।
लेकिन दोनों पार्टियों के लिए बड़ा सवाल ये है, खासतौर से कांग्रेस के लिए ज़्यादा बड़ा सवाल है, क्योंकि बीजेपी के लिए ट्रिपल इंजन की बात है तो अब उसके साथ केंद्र भी है, और केंद्र में अमित शाह जैसे रणनीतिकार हैं जो चाहे मध्य प्रदेश हो या उत्तर प्रदेश इसके पहले रहा हो, वो तमाम उसकी नब्ज पर हाथ रखकर सब चीज़ें टटोलते हैं। लेकिन दोनों ही पार्टियों के लिए बड़ी चुनौती है कि अगर शिवराज जी रन पर रन बना रहे हैं, कमलनाथ जी भी पीछे अपना पूरा जोर लगा रहे हैं, तो बाकी के नेता भी क्या उतना ही एवरेज रन बनाने में दे रहे हैं? क्या वो उतनी ही ताकत से, उतनी ही स्ट्रेंथ से अपनी अपनी रिस्पेक्टिव पार्टीज को लेकर आगे बढ़ रहे हैं? और क्या वो भूख और वो आग, वो अग्नि उनके सीने में भी धधक रही है जो शिवराज जी के सीने में जल रही है, जो कमलनाथ जी के सीने में जल रही है? सोचेंगे ज़रूर, आप भी सोचिए, और रिस्पेक्टिव पार्टी के बाकी लीडरान के लिए भी एक प्रश्न तो हम छोड़ ही रहे हैं। बहुत धन्यवाद डॉक्टर वाजपेयी, बहुत धन्यवाद मिथुन जी, और बहुत शुक्रिया करता हूं दिनेश जी। आगे देखिए छत्तीसगढ़ आज का मुद्दा, सम्मान पर सियासत। नमस्कार।